सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और इस चैप्टर में एक वीडियो हमारी आ चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये हमारे इस चैप्टर में सेकेंड वीडियो होगी, ठीक है, पार्ट 2 वाली वीडियो। थोड़ा वीडियो लेट हो गई क्योंकि फीवर टॉन्सिल वगैरह हो गया था। और दूसरी चीज़ ये कि और भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम का भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। बट अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल लूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने साइंस जो वर्ड है उसका मतलब देखा था। अब थोड़ा यहाँ और डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज़ साइंस, क्या है साइंस, और ये जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं वो क्या है, इसे हमें समझना है। तो अगर हम डिफाइन करें एक तरह से साइंस को, तो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। यानी साइंस क्या है, एक सिस्टम के हिसाब से एक कोशिश है समझने की किस चीज़ को, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना मतलब नेचर में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो नेचर करती है, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक का आना हो गया, कोरोजन हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर में इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको एक सिस्टम के हिसाब से समझना। ठीक है, तो साइंस की डिफिनेशन का एक पार्ट तो ये हो गया। और कैसे समझना, इन मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। जितनी डिटेल आपको मिल सके उस नेचुरल फिनोमेना के बारे में और जितनी गहराई से आप उस चीज़ को समझ सको, तो उसको समझने की आपको कोशिश करना है। तो साइंस में ये करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेनबो हो गया, तो एक तो ये होता है कि रेनबो निकला, हमने देख लिया। ठीक है, बचपन में आपने भी देखा होगा कि रेनबो निकला है, बस देख लिया, आगे बढ़ गए। बहुत से लोग देखते हैं। लेकिन साइंस में क्या करते हैं, क्योंकि रेनबो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको समझना है। अब समझोगे कैसे? अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। एक चीज़ ये कि रेनबो कर्व शेप में बनता है, तो उस चीज़ को नोट कर लिया कि रेनबो कर्व बनता है। दूसरा, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। इस चीज़ पे हमने ध्यान दिया कि कलर कितने हैं, तो पता चला 7। सबसे नीचे वायलेट है, ऊपर रेड है। और कब निकलता है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि जब बारिश हुई हो और तुरंत सूरज निकल आए, तो जनरली वैसे ही रेनबो निकलता है। पोजीशन क्या होती है, अगर आपको रेनबो दिख रहा है इसका मतलब सन आपके ठीक पीछे हो, क्योंकि सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, आप नेचुरल फिनोमेना को समझ रहे हो, उससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हो। तो साइंस में पहला चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, एंड यूज नॉलेज। अब जब आप समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें जानने को आपको मिलेगी, जो पॉइंट मैंने भी गिनाया रेनबो के बारे में। तो वो जो नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है, वो हासिल जो हुई, उससे क्या करा जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है फिनोमेना को। यानी नेचुरल फिनोमेना को प्रिडिक्ट, कंट्रोल और मॉडिफाई किया जाता है। तो ये है पूरा साइंस। ठीक है, तो ये तीनों टर्म पहले हम समझ लेते हैं, फिर पूरी एक बार में मैं आपको साइंस की डिफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये प्रिडिक्ट, मॉडिफाई और कंट्रोल क्या है। किसी भी नेचुरल फिनोमेना को, यानी नेचर में जो इवेंट हो रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट आप कैसे कर सकते हो कि क्या होने वाला है। आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों की प्रिडिक्शन होती है। जैसे आप वेदर फॉरकास्ट देख लो, आपके मोबाइल के अंदर फीचर होगा, आप पता लगा सकते हो कि आज का मौसम कैसे रहने वाला है, कल का कैसे रहने वाला है, बारिश होगी या नहीं, धूप निकलेगी या नहीं, हवा कैसी चलेगी। 1 हफ्ते 10 दिन यानी कई दिन आगे तक का आपको डिटेल पता चल जाएगी कि 1 हफ्ते बाद कैसा मौसम रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये कैसे बता दिया, कोई ऐसे तुक्का लगा थोड़ी नहीं लगा दिया, बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल की गई कि बारिश कैसे होती है, मॉनसून कब आता है, क्या कंडीशन होती है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है कि हाँ ये फैक्टर इस तरह से वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब 3 दिन के बाद बारिश होगी। तो ये होता है प्रेडिक्शन। मॉडिफाई का मतलब क्या है, यानी नेचुरल फिनोमेना में कोई चेंज कर देना। जो चीज़ नेचर इवेंट कर रही है उसमें कुछ चेंज कर देना अपने हिसाब से। अब जो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आपने वेदर मॉडिफिकेशन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो इसमें क्या होता है, जो मौसम है उसको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफिकेशन का देखो, मॉडिफाई का वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना, चेंज करके उसको और ज़्यादा बेहतर बना देना। ठीक है, ऐसा चेंज जो किसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बना दे उसे हम मॉडिफाई कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो वेदर मॉडिफिकेशन का मतलब वेदर को अपने हिसाब से, एक तो मौसम अपने हिसाब से बदलता है, भाई बारिश होनी है नहीं होनी है, गर्मी सर्दी, ये नेचुरल इवेंट है, अपने आप होते हैं। हमारे चाहने से नहीं होता कि हम चाहे बारिश हो जाए या ना हो जाए, इस हिसाब से नहीं होता। लेकिन अगर किसी तरीके से आर्टिफिशियली हम वेदर को कंट्रोल करने लगे अपने फ़ायदे के हिसाब से, यानी जब हम चाहे बारिश हो तब हो, तो ये कहलाएगा वेदर मॉडिफिकेशन। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है, यानी 50 साल पहले ही इसको यूज़ किया गया था। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आर्टिफिशियली रेन कराना,
तो ये एक टेक्निक के जरिए कराई जाती है, इसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। अमेरिका और वियतनाम की जब वॉर चल रही थी तो 1970 में अमेरिका ने इस क्लाउड सीडिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था बारिश कराने के लिए, क्योंकि वो रोकना चाह रहे थे, वियतनाम में जो आर्मीज थी उसको रोकना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बारिश कराया था। नहीं, मौसम बारिश वाला नहीं था, लेकिन जो क्लाउड सीडिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, कुछ केमिकल क्लाउड के अंदर शूट किए जाते हैं जिससे बारिश होने लगती है। तो अमेरिकन आर्मी ने क्या किया, सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड में शूट किया, जिसकी वजह से बारिश होने लगी। तो ये क्या हो रहा है, वेदर का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो अब देखो, अगर ये टेक्निक हम वैसे फार्मिंग यूज़ कर लें, ठीक है, हमें खेती करनी है और बारिश की ज़रूरत है, और क्लाउड सीडिंग के कॉन्सेप्ट से हमने बारिश करा दी, तो क्या किया हमने, एक मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी ऐसा चेंज किया जो बेहतर है। और तीसरी चीज़ है कंट्रोल। कंट्रोल फिनोमेना का मतलब ये है कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना है उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करें, कंट्रोल करें। इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक नेचुरल फिनोमेना है कोरोजन, ठीक है, मेटल्स वगैरह क्या होते हैं, कोरोड हो जाते हैं। जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल ले लें, तो हमने सबसे पहले क्या किया, साइंस में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले नेचुरल फिनोमेना को समझते हैं कि कोरोजन होता क्यों है। तो हमने रिसर्च की, एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, तो पता चला कि भाई वाटर होगा और एयर ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कोरोजन होगा, यानी आयरन में रस्टिंग होने लगेगी। तो जो हमने समझ लिया, तो हमने बहुत सारी टेक्निक इन्वेंट कर ली जिससे हम कोरोजन को रोक सकें, उस फिनोमेना को कंट्रोल कर सकें। जैसे आपका पेंटिंग कर दिया, ये ऑयलिंग कर दिया, या ग्रीसिंग कर दिया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, क्रोम प्लेटिंग हो गया, या फिर आपका वो एनोडाइजिंग हो गया, या जनरली क्या किया जाता है, जिस मेटल को हमें कोरोजन से बचाना होता है उसका एलॉय बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, कोरोजन को कंट्रोल करने के मेथड हैं। यानी कोई चीज़ करोड़ ना हो पाए, हमने पेंट कर दिया, घर वगैरह के अंदर लोहे की जो चीज़ लगती है तो क्या करते हो, उसमें पेंट कर देते हो ताकि कोरोजन ना हो पाए। तो एक तरह से इस फिनोमेना को आपने कंट्रोल कर दिया, तो काफ़ी साल तक कोरोजन होने से रुका रहेगा जब तक वो पेंट रहेगा। या आपने अलॉय बना दिया तो हमेशा के लिए वो कोरोजन से बच जाएगा, तो ये कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो साइंस क्या है, एक सिस्टम के हिसाब से हमारी कोशिश है किसी नेचुरल फिनोमेना को समझने की, जितनी गहराई और जितनी डेप्थ के साथ समझ सकते हैं वो समझना है। फिर उस समझने में जो आपको नॉलेज हासिल होगी उसकी मदद से हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस में क्या होता है, हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी पता लगाते हैं, खोजते हैं चीज़ों के बारे में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, आगे कैसे होने वाला है, फ्रॉम वॉट वी सी अराउंड अस। तो हमारे आसपास जो हमें दिखता है उससे हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। ये जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है दुनिया के बारे में जानने की, और अनरेवलिंग द सीक्रेट ऑफ नेचर। अनरेवलिंग का मतलब होता है खोल देना, जैसे नेचर का राज है ना, नेचर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही नहीं समझ में आ रहा है, अब हमने समझ लिया तो हमें पता चल गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे पहले के लोग भी रेनबो देखा करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेनबो क्यों फॉर्म होता है, लेकिन आज हमें पता चल चुका है कि रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। और जो भी चीज़ आपने पढ़ी है क्लास 10 में, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस इतना आप समझ लो कि साइंस में हम क्या कर रहे हैं, जो नेचर का सीक्रेट है उसको अनरिवील कर रहे हैं, यानी उसके राज को खोल रहे हैं। तो ये पहला कदम है टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ साइंस। तो डिस्कवरी, जो साइंस की डिस्कवरी हुई है, यानी साइंस एज अ सब्जेक्ट जो डिस्कवर हुआ है, उसमें यही है कि दुनिया के बारे में जानने के लिए जो हमारी उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, और नेचर के राज खोलने की जो एक्साइटमेंट है, उसने हमें पहला कदम उठाने पे मोटिवेट किया है। तो ये साइंस के बारे में हो गया। अब थोड़ा साइंटिफिक मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेप हैं। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही लिख दोगे, ये जो सारे पॉइंट जो भी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, एक तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी सिस्टम के हिसाब से हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको रेनबो वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, रेनबो जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं कि कैसे बनना है, कर्व शेप का बनना है, कौन कौन से कलर बनने हैं, कौन सा कलर नीचे है, कौन सा ऊपर है, कब बनना है। ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जर्वेशन में आती है। पहले देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी तो आगे स्टेप आएगा। और दूसरी चीज़ आपका हो गया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर A, B, C और D फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा फैक्टर क्या इफेक्ट डाल रहा है, इसको हमें पता करने के लिए बाकी सारे फैक्टरों को हम कांस्टेंट रखेंगे और एक फैक्टर को हम वेरी कराकर देख लेंगे, तो उसका इफेक्ट हमें पता चल जाएगा। चलिए एग्जांपल से मैं बताता हूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th के आपने 6th चैप्टर जो आपका लाइफ प्रोसेस वाला था, उसमें ये डायग्राम आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी का एक डायग्राम है। इसमें हमें क्या करना था, ये पता करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं।
तो देखो 2 प्लांट हमने लिए, वही चीज़ के प्लांट, देखो बिल्कुल सेम प्लांट है, वो पॉट भी बिल्कुल वैसा ही है, कंडीशन भी एकदम सेम है, दोनों को पास ही में रखे हैं और ट्रांसपेरेंट ग्लास से हमें कवर कर दिए हैं, यानी सनलाइट भी पहुंच जाएगी अंदर, सारी कंडीशन सेम है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये कि देखो यहाँ पर वॉच ग्लास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेगा, और यहाँ हमने नहीं लिया है, यानी इस केस में CO2 प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है। बाकी सारे फैक्टर वही हैं, सनलाइट भी मिल रही है, प्लांट भी वही चीज़ का है, सब कुछ फैक्टर। बस हमें ये टेस्ट करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं। तो एक हमने प्लांट ले लिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, दूसरे में मिल रही है, तो वहाँ से हमने टेस्ट किया तो पता चला कि भाई ए वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बी वाले में हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी जिस चीज़ के बारे में हमें टेस्ट करना होता है बस उसी को हम चेंज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं या प्रेजेंट या एब्सेंस करते हैं, और बाकी सारे फैक्टर को सेम रखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इस फैक्टर के जिसे हमें टेस्ट करना है उसका क्या इफेक्ट है। फिर तीसरी चीज़ आती है क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब ये क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। तो हम क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते बल्कि उसकी क्या क्वालिटी है वो पता कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ हाई होगी या लो होगी या ज़ीरो होगी, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, राइज करेगी या फॉल करेगी, ये सारे हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होगी या बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो ये ज़्यादा वर्ड क्या है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी नहीं दे रहे हो कि इतनी मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ सिर्फ आप रैंडमली कह रहे हो कि बारिश ज़्यादा हुई, बारिश कम हुई, हवा तेज़ चल रही है। तो ये तेज़ क्या है, ये सिर्फ क्वालिटी बता रहा है उस चीज़ की। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एडजेक्टिव, उसमें यही तो करते हैं ना, क्वालिटी बताई जाती है। सर्दी ज़्यादा है, गर्मी कम है, करंट इंक्रीज हो रहा है, इस तरह की चीज़ें क्या हो रही हैं, सिर्फ हम क्वालिटी बता रहे हैं। क्वांटिटी में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाती है। जैसे बारिश हुई तो कितना सेंटीमीटर हुई, कितना मिलीमीटर बारिश हुई, या हवा तेज़ चल रही है तो तेज़ चल रही है तो किस वेलोसिटी से चल रही है। भाई बहुत तेज़ भूकंप आया था तो तेज़ क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव में हो गया। और क्वांटिटी की बात बताएंगे, बताओ कितना भूकंप आया, तो बताओगे 6.2, 7.1, इस तरह की वैल्यू क्या होगी, क्वांटिटेटिव में आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या हो गया। फिर आपका आ गया मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक मैथमेटिकल मॉडल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, अब मैंने आपसे कहा कि इसकी हाइट मेज़र करो, ठीक है, तो आप कैसे मेज़र करोगे। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये कि भैया यहाँ से लेके स्केल यहाँ तक मेज़र करो, ठीक है, ऊपर से चढ़ते हुए या नीचे से ऊपर जैसे भी करके इसको मेज़र कर लिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमने एक मॉडल बना दिया, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। जैसे ये हमारा टावर है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बिल्डिंग में ऐसे ऊपर चढ़ना मुश्किल है। और किस एंगल, क्या एंगल बनना है यहाँ से इसका, वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये एंगल हमारा थीटा निकल जाएगा, और ये मान लो हमारी ये कुछ डिस्टेंस है टावर के फुट से लेके हमारे तक, ये डी हो गया। तो जो हाइट है एच, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अगर हम परपेंडिकुलर जो की हमारा हाइट है उसको निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, d tan थीटा। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल हमारे सामने आ गया। सिंपल कह सकते हो कि एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अब जब भी किसी भी चीज़ की हाइट निकालनी होगी तो हम इस d को निकाल लेंगे और थीटा को निकाल लेंगे और पुट करके हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी। हर चीज़ के लिए बार बार हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे आपका पेंडुलम होता है ना, उसका टाइम पीरियड, उसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये हमने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या टाइम पीरियड है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस लेंथ को निकाल लेंगे, जो स्ट्रिंग की लेंथ है L वो निकाल लेंगे, और g की वैल्यू हमें पता ही होती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ पता होती है, बस L हमको पता चल जाएगा तो हम टाइम पीरियड आसानी से निकाल लेंगे। हर बार हमें स्टॉप वॉच लेके पेंडुलम को घुमा के नहीं देखना पड़ेगा हाँ कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रिडिक्शन हो गया। प्रिडिक्शन तो आप जानते हो, अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं क्या है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताना है कि ऐसे होगा, ऐसे होता है। ठीक है, एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, यानी कोई थ्योरी आपने दे दी, कोई प्रिडिक्शन मान लो कर दी, या कोई थ्योरी दे दी कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं या ऐसे ऐसे होंगी,
तो अब उसे चेक किया जाएगा। जब चेक करने पे वो चीज़ सही निकलेगी तो हम कह देंगे वेरीफाई हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया। और अगर गलत निकलेगी तो हम उसे फॉल्सीफाई कर देंगे कि ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने चेक कर लिया इसे। अब दोनों के एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं वेरिफिकेशन की बात की, ठीक है। जैसे प्रिडिक्शन है, आपने कोई चीज़ प्रिडिक्ट की और उसकी एक थ्योरी बना दी कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होंगी। तो न्यूटन ने एक प्रिडिक्शन की थी, ठीक है, एक थ्योरी दी थी जब यूरेनस को डिस्कवर किया गया था उसके बाद, कि एक और प्लेनेट है, और ये प्रिडिक्शन नेपट्यून के बारे में थी। यानी अभी किसी ने नेपट्यून को देखा नहीं था, लेकिन न्यूटन ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोई प्लेनेट और है। अब सवाल उठता है कैसे उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था? क्योंकि जो आपका यूरेनस है ना, जैसे ये सन है उसके चारों तरफ ये घूमेगा, तो इसकी जो ऑर्बिट है, जैसे यूरेनस ये चल रहा है, तो न्यूटन्स के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह लगाकर जो उसने चेक किया, तो जो थ्योरी के हिसाब से जो कैलकुलेट करने पे इसकी ऑर्बिट आनी चाहिए थी वो अलग थी और प्रैक्टिकली अलग थी। तो ये दोनों का डिफरेंस आ रहा था। तो न्यूटन ने ये चीज़ समझी कि कोई और प्लेनेट होगा, ठीक है, जो इसकी ग्रेविटी फोर्स को अफेक्ट कर रहा होगा, जिससे इसका ऑर्बिट जो है वो चेंज हो गया। तो इस हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया, जैसे तुक्का नहीं मारा था, बल्कि ये देखा था कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो ऑर्बिट बननी चाहिए थी वो ना बन के दूसरी बननी, इसका मतलब कोई और प्लेनेट है जो उसके पाथ को अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रिडिक्शन कर दी थी। बाद में जब और ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स आए, तो फिर नेपट्यून को देखा गया कि हाँ एक प्लेनेट है। तो इस तरह से न्यूटन की जो प्रिडिक्शन थी, जो थ्योरी उन्होंने दी थी, उसका वेरिफिकेशन हो गया। और फॉल्सिफिकेशन का एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उसमें न्यूलैंड साहब ने क्या कहा था कि सिर्फ 56 एलिमेंट नेचर के अंदर प्रेजेंट है और कोई भी आगे एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। उन्होंने ये बिल्कुल दावा कर दिया था, लेकिन बाद में और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए, इस तरह से उनकी थ्योरी गलत साबित हो गई, ठीक है। तो उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, एक प्रिडिक्शन की थी, जिसे चेक करने पे वो फॉल्स निकली, ठीक है। तो अब ये समझ गए होगे वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन क्या है। स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर। स्पेकुलेशन का मतलब किसी चीज़ का बारे में कोई थ्योरी दे देना बिना किसी प्रैक्टिकल, बिना किसी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, इसे हम स्पेकुलेशन कहते हैं। और कंजेक्चर का मतलब अनुमान लगाना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों हैव अ प्लेस इन साइंस। तो साइंस में इसको भी जगह दी गई है, ठीक है। बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी, यानी किसी साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे वेरीफाई किया जाए, मस्ट बी वेरीफाइड बाय रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन। यानी कोई ऑब्जर्वेशन आपकी हो, उसके बेसिस पे आपने थ्योरी प्रिपेयर की हो, या कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हो, उसके बेसिस पे आपने कोई थ्योरी दी है, तब वो साइंटिफिक थ्योरी एक्सेप्ट होगी। साइंस में आप अंदाज़ा तो लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपकी थ्योरी एज अ थ्योरी एक्सेप्ट तब होगी, रजिस्टर तब होगी, जब उसके पीछे आप कोई ऑब्जर्वेशन दोगे कि हमने ये थ्योरी इस तरह से ऑब्जर्वेशन में की वजह से दी। जैसे न्यूटन ने कहा था नेपट्यून प्लेनेट के बारे में, जो प्रेडिक्शन की थी, जो थ्योरी दी थी, वो ऐसे हवा में नहीं कह दी थी, बल्कि उसके पीछे रीज़न बताया कि ये यूरेनस की ऑर्बिट सही से नहीं चल रही है, इसका मतलब कोई और प्लेनेट होगा। तो एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी बेसिस पर आपने कोई थ्योरी दी है, तभी वो जाके एक्सेप्ट होगी। ऐसे तो हवा में कोई भी तीर चलाने लगे, कोई भी कुछ भी बताने लगे कि हमारे हिसाब से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हर कोई फिर साइंटिस्ट बनने लगेगा। अब यहाँ आप एक चीज़ ये भी पूछ सकते हो कि अगर कोई चीज़ हमने ऑब्जर्व की है, कोई एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाला है, तो उसे हम थ्योरी क्यों कह रहे हैं? उसे एक फैक्ट कह दें, उसे एक लॉ बना दें कि भाई एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट है और ये बिल्कुल सही है, इसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। तो साइंस में ऐसा नहीं होता। आपने भले ही एक्सपेरिमेंट करके कोई रिजल्ट निकाला है, आपने भले ही कोई चीज़ ऑब्जर्व करके देखी है कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन वो भी गलत साबित हो सकती है। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, अगर दो चीज़ को, एक भारी हो मान लो और उसमें एक हल्का हो, दोनों एक साथ एक जगह से एक ही हाइट से ड्रॉप किया जाए, तो उसमें जो भारी वाली चीज़ होगी वो सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचेगी और जो हल्की होगी वो बाद में पहुंचेगी, ठीक है। अब इस बात को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए गए कि भाई एक तो पत्थर ले लिया गया और एक फेदर ले लिया, यानी पंख ले लिया गया या कागज़ का टुकड़ा ले लिया गया और दोनों को एक साथ ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने पे हमने ये देखा कि जो पत्थर था वो पहले ग्राउंड में पहुंचा और जो आपका फेदर था, नहीं जो पंख था, वो बाद में पहुंचा। तो भाई ये एरिस्टोटल का ये जो कॉन्सेप्ट था वो प्रूव हो गया कि भाई भारी चीज़ पहले नीचे पहुंचेगी, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस बेसिस पे एक थ्योरी दे दी गई कि भाई ये हमने ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन गैलीलियो साहब जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, बात बिल्कुल गलत है, जो एक्सपेरिमेंट किया है वो भी गलत है। गलत ये है कि एक तरफ तो आपने पत्थर लिया है, दूसरी तरफ फेदर लिया है, दोनों चीज़ें तो अलग हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका एयर रेसिस्टेंस का भी तो आएगा, हवा भी तो है। अब देखो दोनों का शेप अलग है,
अब पंख पे क्या हो रहा है, एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, हवा उसे ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, इसीलिए वो धीरे से पहुंच रहा है। और जो पत्थर है उस पर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लग पा रही, इसीलिए वो नीचे पहुंच जा रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को जब वैक्यूम के अंदर कंडक्ट किया गया तो ये देखा गया कि दोनों चीज़ें एक साथ नीचे पहुंच रही है। तो यहां से फिर उन्होंने एक नई थ्योरी दे दी। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी अगर एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई भी हो तो भी हो सकता है वो आगे जाकर गलत साबित हो जाए, इसीलिए एज अ थ्योरी हम रखते हैं, किसी चीज़ को फैक्ट नहीं कहते कि बिल्कुल सच्चाई है। देर इज मच फिलोसफिकल डिबेट, तो इस पर बहस है अबाउट द नेचर एंड मेथड ऑफ साइंस दैट वी नीड नॉट डिस्कस हियर। तो ऐसी बहुत सारी बहस है नेचर और मेथड ऑफ साइंस से रिलेटेड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डिस्कशन यहाँ इतना रिलेवेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल का डिस्कशन था, इसलिए आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं इसे यहीं तक रखता हूँ। बाकी के आगे का पार्ट हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, यानी अलग से एक सेक्शन बना दिया है क्लास 11 फिजिक्स का। उसमें चैप्टर वाइज आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट है जो कि आप देख सकते हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है। आपको देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11 फिजिक्स है, उसके नीचे क्लास 11 मैथ्स है, तो यही क्लास 11 फिजिक्स है। देख सकते हो ये सेक्शन, उसके अंदर अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि अभी अपना पहला चैप्टर चल रहा है, इसलिए देख सकते हो इसमें प्लेलिस्ट है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड NCERT। तो ये प्लेलिस्ट ऐसे आप ओपन करोगे तो यहाँ एक वीडियो आ चुकी है, अभी ये वीडियो डल जाएगी तो एक और वीडियो यहाँ पर शो करने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ओपन करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। इसी तरह से अगर आपको दूसरे चैप्टर की देखनी है तो जब आ जाएगी तो यहीं पर क्लास 11 फिजिक्स वाले सेक्शन में वो प्लेलिस्ट भी ऐड हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।